हाय। स्वागत है इंग्लिश पर। अक्षय। आज हम 2014 के एक सेट ले रहे हैं, सेट नंबर 29। स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस एरर से रिलेटेड हैं। आइए देखते हैं। देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग ऑन एवरी क्लाउड। यहाँ ऑन में एरर है क्योंकि अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड होता है, ऑन की जगह पर इन होगा। ओके, इसकी मीनिंग है कि हर आशा में एक उम्मीद की किरण होती है, राइट। सो देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड, इन इज़ राइट। तो एरर सी नंबर पार्ट में है। इजी क्वेश्चंस ही होते हैं स्टेनोग्राफर में, बस आप ज़रा ध्यान देकर अगर पढ़ लें ग्रामर तो ये सभी चीज़ें निकल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एज ही इज़ ऑनेस्ट एंड ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल। रॉन्ग है, यहाँ एरर है एंड में, एंड नहीं होगा। एज लिखा हुआ पहले से है और एज की मीनिंग है बिकॉज। आप बिकॉज की मीनिंग रख कर देखिए, बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल। कारण क्या है कि चूंकि वह ईमानदार है इसलिए सभी के द्वारा माना जाता है, सभी उसको मानते हैं, प्रेम करते हैं। तो एज ही इज़ ऑनेस्ट कॉमा ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल, ऐसा लिखेंगे आप। एंड को ओमिट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इटालियन आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची वॉज द लेफ्ट हैंडेड, राइट। आप देखें यहाँ पर कि द का इस्तेमाल हुआ है लेफ्ट हैंडेड से पहले, एंड वी नो दैट लेफ्ट हैंडेड इज़ एन एडजेक्टिव, और किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन ना लिखा हो तो। यहाँ कोई नाउन नहीं लिखा है। ही इज़ अ गुड नहीं बोलते, ही इज़ गुड बोलते सिंपली। माई फ्रेंड इज़ इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज़ एन इंटेलिजेंट नहीं बोलते, क्योंकि हम जानते हैं आर्टिकल दैट इज़ ए एंड द, ये तो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाउन के लिए, यस, के लिए पर जोर है। आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए यूज़ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है नाउन बनाने के लिए, जैसे द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट। इसकी मीनिंग है द पुअर मैन, द रिच मैन, द ऑनेस्ट पर्सन्स, या द ऑनेस्ट पीपल, या द ऑनेस्ट मैन। मैंने साथ कहा लेकिन के लिए नहीं कहा, ध्यान से। आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए यूज़ नहीं होता है, नाउन के लिए होता है। और लेफ्ट हैंडेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले इसके लिए द यूज़ नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड। मैं ही वह हूँ जिसके ऊपर दोष लगना चाहिए, जो दोषी है। तो आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड। हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वन लिखा हुआ है, और वन यहाँ पर एंटीसीडेंट कहलाएगा। एंटीसीडेंट के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब लगता है। तो हु के बाद एम लिखा हुआ है, तो हु से पहले वन की जगह पर अगर आई होता तब एम आता, ठीक था, क्योंकि एम के लिए आई आना चाहिए एंटीसीडेंट के तौर पर, है नहीं। वन है एंटीसीडेंट लिखा हुआ, तो वन के लिए हम वर्ब क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। एम प्रेजेंट टाइम को शो कर चुका है, इसलिए आप प्रेजेंट में ही कोई वर्ब इस्तेमाल करेंगे वन के मुताबिक, और वन के साथ ना आर होगा ना एम होगा, इज़ होगा। अब आप कहेंगे कि एम के मुताबिक हम लोग आई क्यों ना लगा दें, नहीं हो सकता। रीज़न, वर्ब मॉनिटर नहीं करेगा सब्जेक्ट को, बल्कि ऐसा है कि एंटीसीडेंट मॉनिटर करेगा सब्जेक्ट को, सॉरी वर्ब को, राइट। तो हमारा एंटीसीडेंट वन है, इसलिए हम आगे एम नहीं लिखेंगे, इज़ लिखेंगे। सो द राइट आंसर इज आई एम द वन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। मैं ही वह हूँ जिसे कि दोषी माना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, our teacher told us that the earth moved round the sun. ओके, हमारी शिक्षिका ने, हमारे शिक्षक ने कहा हमसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमी। घूमी मतलब क्या, आज नहीं घूमती, आज भी घूमती है। इसलिए
जो बातें हमेशा के लिए सही हों उस चीज़ के लिए हम V2 नहीं लिखते बल्कि V1 या V5 लिखते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बातें करते हैं। तो यहाँ पर होगा आवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स, MOVES, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राइट। यूनिवर्सल फैक्ट को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक। यहाँ पर द अर्थ लिखा हुआ है, द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर के साथ V5 यूज़ होता है क्योंकि V5 सिंगुलर समझे जाते हैं और V1 प्लूरल समझे जाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, राइट। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 6, द आईज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर टू दोज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर यहाँ पर देखें आप तो कहीं भी एरर नहीं है। द आईज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर, सिमिलर के साथ टू ही लगता है, ये भी ठीक है। दोज मीन्स दोज किसके लिए आया है? द आईज़ के लिए। एक बार दोज की जगह पर द आईज़ लिख कर देखिए या रख कर देखिए। द आईज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर टू द आईज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो हमने द आईज़ को रिपीट नहीं किया, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन आता है, और यहाँ पर यही काम दोज के द्वारा किया गया है। यहाँ हम लिख रहे होते द आईज़, लेकिन हमने द आईज़ को हटाकर उसकी जगह पर दोज लिखा। दोज ही क्यों आएगा, दैट क्यों नहीं? क्योंकि द आईज़ लिखा है, यानी आईज़ प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन आएगा, राइट। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ मोर चार्मिंग दैन लंडन, रॉन्ग। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ मोर चार्मिंग दैन दैट ऑफ लंडन। सीनरी का, राइट, सीनरी का कंपैरिजन सीनरी से होना चाहिए। किसी जगह का दृश्य किसी जगह से बेहतर नहीं हो सकता, बल्कि किसी जगह का दृश्य किसी दूसरी जगह के दृश्य से बेहतर होगा। तो दृश्य का दृश्य से कंपैरिजन, इसलिए द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ मोर चार्मिंग दैन द सीनरी ऑफ लंदन। तो अगला जो हमने द सीनरी लिखा यहाँ पर, यह गलत है। एक सेंटेंस में एक ही नाउन का 2 बार रिपीटेशन ठीक बात नहीं। हम इसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड वाले द सीनरी के लिए ही हमने यहाँ पर दैट लाया है, इसलिए आंसर करेक्ट है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ मोर चार्मिंग दैन दैट ऑफ लंदन। दैट मीन्स द सीनरी ऑफ लंदन। अब उसी तरह से द सीनरी की जगह पर यहाँ पर द आईज़ है। सो द आईज़ ऑफ समथिंग आर सिमिलर टू द आईज़ ऑफ समथिंग। तो सेकंड वाला द आईज़ के लिए हमने दोज लिखा है यहाँ पर। आई होप आप समझ चुके हैं इसे, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। दिस इज ऑलरेडी राइट। क्वेश्चन नंबर 7, छत्रपति शिवाजीज सक्सेशन एज अ फाइटर एंड लीडर इज इनकम्परेबल। नो, सक्सेशन नहीं होगा, सक्सेशन नहीं है, सक्सेस लिखेंगे यहाँ पर। छत्रपति शिवाजीज, यस, छत्रपति शिवाजीज सक्सेस as a fighter and leader is incomparable. Okay, success, succession नहीं, ये wrong use of word से क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय, yes, Raja Ram Mohan Roy was greatly pained when he heard the cries of widows being burned on their husbands' pyres. Pyres means चिता, आग लगती हुई चिता। तो राजा राम मोहन रॉय बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ करते थे, और जब वो विधवाओं को जलते हुए, अपने हस्बैंड की चिताओं पर जलते हुए उनकी जब वो चित्कार सुनते थे तो बहुत दुखी हुआ करते थे। यही बात कही गई है। तो वीडोज़ लिखा हुआ है, एरर देखिए ध्यान से। वीडोज़ प्लूरल में लिखा है, विधवाएं एक नहीं, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा वीडोज़ के लिए हस्बैंड्स भी प्लूरल होंगे। सो हस्बैंड में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, दैट इज़ सिंगुलर नाउन को हमने पजेस्ट किया है, यह गलत है। प्लूरल नाउन को पजेस्ट यहाँ करना होगा, क्योंकि एक वीडो के लिए कोई एक हस्बैंड रहे होंगे और कई वीडोज़ हैं, प्लूरल हैं, तो हस्बैंड्स भी प्लूरल करना होगा। इसलिए पहले हस्बैंड्स लिखें आप, HUSBANDS, दैट इज़
प्लूरल लिखना होगा, और प्लूरल नाउन को हम सिर्फ अपॉस्ट्रफी लगाकर पजेस्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट वर्जन होगा HUSBANDS अपॉस्ट्रफी, तब लिखेंगे पायर्स। यही एरर था इसमें। बोलने में तो पता नहीं चलता, जब आप हस्बैंड्स पायर्स बोलेंगे अपॉस्ट्रफी S लगाकर या ओनली अपॉस्ट्रफी लगाकर, पता नहीं चलेगा, लेकिन लिखने में ये डिसिप्लिन देखी जा सकती है। सो हियर इज़ द एरर, हस्बैंड्स पायर्स, हस्बैंड्स प्लूरल तब अपॉस्ट्रफी। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू दैट ग्रेट लुक। नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू दैट ग्रेट लुक। ओके, नीदर का इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए होता है, चाहे वो इंसान हो चीज़ हो, दो के लिए इस्तेमाल होता है। तो नीदर के साथ हमने यहाँ पर गिव लगा दिया। अब दीज ड्रेसेस हटा दीजिए, नीदर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा। तो गिव तो V1 है जो कि एक प्लूरल वर्ब है, लेकिन नीदर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ, तो नीदर गिव्स, V5 का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अब बीच में आप प्रीपोजिशनल फ्रेज लिख दें फिर से, ऑफ दीज ड्रेसेस, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, चिपका दीजिए। सो नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव्स यू दैट ग्रेट लुक। दोनों में से कोई भी ड्रेस तुम्हें बहुत शानदार लुक नहीं देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इफ़ ही वेंट टू आगरा he would have seen the Taj Mahal. If he went to Agra, he would have seen the Taj Mahal. ध्यान रखिएगा, कॉमा के बाद देखिए he would have seen, यानी कि would have seen, seen V3 है, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ है, seen पास्ट पार्टिसिपल यहाँ कहलाएगा, क्योंकि V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, नाम है उसका। और सीन से पहले देखिए हैव लिखा गया है, यानी टेंस परफेक्ट है, टाइम वर्ड के कारण पास्ट है, यानी कि पास्ट में परफेक्शन हमने कुछ दिखाया, तो कॉमा से पहले भी पास्ट में परफेक्शन ही दिखेगा, राइट। और हमने यहाँ ही वेंट यानी V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट दिखा दिया है, तो यहाँ गलत है। तो हमें क्या कहना होगा, पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर कहना होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल है, और ये कंडीशनल सेंटेंस में जब आप स्टडी करेंगे तो ये थर्ड कंडीशनल है। यस, कंडीशनल सेंटेंस थर्ड है ये, राइट। 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। सो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का नियम है कि कॉमा से पहले पास्ट पार्टिसिपल तो दिखता ही है, लेकिन पास्ट परफेक्ट दिखेगा आपको टेंस के तौर पर, और कॉमा के बाद भी पास्ट परफेक्ट का ही सेंस होता है, राइट। ऐसे ही याद रखिए। हमने कहा थर्ड कंडीशनल, इसकी मीनिंग कि V3 यूज़ होगा। एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, तब इसका आंसर करते हैं हम लोग। हालांकि आप समझ भी चुके होंगे कॉमा से पहले क्या आंसर होना चाहिए। ज़ीरो कंडीशनल मतलब कॉमा से पहले और कॉमा के बाद में बात करूँगा, तो कॉमा से पहले V1 V5 और उसके बाद भी V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे ज़ीरो कंडीशनल में, ठीक है। और हम बोल रहे फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट जैसे आपने कहा समझ जाइए कि V1 का इस्तेमाल हो, जो नाम है वही वर्ब यूज़ होता है। इतना सिंपल है कंडीशनल सेंटेंस, अगर इस तरह से आप सीखते हैं तो। और ये बेहतरीन तरीक़ों में से एक तरीका है, इसे कभी मैंने एक्सपीरियंस किया था। सो फर्स्ट कंडीशनल मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़ V1। ध्यान से सुनिएगा, सारा तैयार हो जाएगा। तो कॉमा से पहले V1, और V1 जब आता है तो V5 आप खुद ब खुद सोच लें। तो कॉमा से पहले V1 या V5, लेकिन कॉमा के बाद शैल विल के साथ V1, यही अंतर है थोड़ा सा फर्स्ट कंडीशनल में, राइट। सेकंड में आ जाइए, कभी और अच्छे से इलेबोरेट कर देंगे, एक वीडियो स्पेशली बना देंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट करें। सेकंड कंडीशनल कहा हमने, कहने की मीनिंग कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉमा से पहले यूज़ होगा, राइट। और कॉमा के बाद भी हम सेकंड फॉर्म ऑफ विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, यानी V2 शैल और विल का, क्योंकि कॉमा से पहले V2 तो कॉमा के बाद भी V2, और शैल विल का ही यहाँ पर V2 बन जाएगा, दैट इज़ शुड और वुड आएगा। और शुड और वुड के बाद V1 आता है तो वो तो अपना नियम लेगा ही, दैट इज़ V1 होगा। और फिर है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल कहने की मीनिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कॉमा से पहले भी थर्ड फॉर्म, कॉमा के बाद भी थर्ड फॉर्म, और शुड या वुड तो चलता ही आ रहा था, राइट। तो शुड वुड लिखेंगे,
और शुड वुड के बाद हमें थर्ड फॉर्म दिखेगा तो आप जानते हैं कि शुड वुड एक मॉडल वर्ब है, ऐसे याद रखें आप। और मॉडल वर्ब के बाद कभी भी V1 दिखता नहीं है, लेकिन आपको लिखना है, सॉरी V1 ही दिखता है, V3 कभी नहीं दिखता, लेकिन आपको लिखना है V3। इसकी मीनिंग है शुड वुड के बाद अगर हम V3 लिख रहे हैं तो V3 से जस्ट पहले हमें कोई हैव फॉर्म लिखना होगा, राइट। और शुड वुड के बाद V1 आता है तो हैव फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म आएगा, दैट इज हैव इटसेल्फ। तो शुड हैव प्लस V3 या वुड हैव प्लस V3, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप लाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस। नेक्स्ट डे कभी किसी वीडियो में हम बात कर देंगे इसकी। यहाँ पर आंसर होगा इफ़ ही हैड गोन टू आगरा। यस, पास्ट परफेक्ट ना, तो परफेक्शन V3 से दिखता है, वेंट का थर्ड फॉर्म आगे आएंगे तो गोन होगा, और गोन से पहले हैव फॉर्म यूज़ होता है, लेकिन पास्ट में यूज़ होना है तो हैड होगा। सो इफ़ ही हैड गोन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। अगर वह आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता। थैंक यू सो मच। आप सीखते रहें, सब्सक्राइब करें इंग्लिश को, यहाँ आप बेहतर सीखते हैं।